हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक इट सीरीज की शुरुआत की है, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 पर ओरिएंटेड है। इस सीरीज में हम आपको काफ़ी सारी सीरीज कवर करा रहे, उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। हम इसमें देखेंगे कि एनवायरनमेंट के पोर्शन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें कैसे कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज में हम आपको एनवायरनमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर कराएंगे। आपको एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले 2 से 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये है कि यूपीएससी एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है वो आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और जब हम आपको करंट पढ़ाते हैं, या आप में से जिन बच्चों ने हमारी करंट की क्लासेस की होगी, उन्हें अच्छे से पता है कि हम वहाँ पे एनवायरनमेंट के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट को कवर कराते हैं। ठीक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपका जो ट्रेडिशनल का पोर्शन है वो काफ़ी कम आता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश ये की है कि हम आपको ट्रेडिशनल के पोर्शन को यहाँ पे कवर करा देंगे और आपके जो करंट के पोर्शन को है वो करंट अफेयर्स में कवर कराएंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि 2 से 3 बार ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। एक खास बात और यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो ऑडियो फॉर्म है, ऑडियो फॉर्म का मतलब लगभग 1 घंटे में पूरी एनवायरनमेंट कवर हो गई, 1.5 घंटे में पूरी मॉडर्न इंडिया कवर हो गई, एम लक्ष्मीकांत पूरी 12 घंटे में कवर हो गई। तो वो ऑडियो फॉर्म आप हमारे श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है। जिन बच्चों को ना मिला हो वो हमें पर्सनली मैसेज करें, हम उन्हें वो प्रोवाइड करा देंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपने क्लास कर ली और मान लीजिए आपको क्लास करने के बाद कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो उस ऑडियो को अपना चला दिया और आपका क्विक एंड फास्ट मोड में वो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट रिवाइज हो गई। और ऐसा ही अगर आप रोज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही आप में से जो बच्चे ये क्लास सुन रहे हैं, जिन्होंने हमारी लेट्स क्रैक 1 सीरीज नहीं देखी है, या जिन्होंने इन्वायरमेंट की हमारी बुक सीरीज नहीं कवर की है और उन्होंने अगर नोट्स नहीं बनाया है, तो इस पीडीएफ का नोट्स बना लें। हैंड रिटन नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी। और अगर जिन्होंने कोई ना कोई क्लास हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड की है और उन्होंने ऑलरेडी नोट्स बनाया है, उनको अब नया नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी नोट्स को हमने वहाँ पे अपडेट किया है। ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है इसके इम्पोर्टेंस की। वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई सेगमेंट होता है तो वो होता है एनवायरनमेंट। ठीक है। और एनवायरनमेंट में आपको लगभग 25 समथिंग क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि जब आप एनवायरनमेंट कवर करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप केवल एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं और आपने और कुछ नहीं कवर किया। ये गलत बात है। आप जब एनवायरनमेंट कवर कर रहे होते हैं तो लगभग 30% जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे भी आप कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि ज्योग्राफी ये देखने में तो लगती कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि कई बार ये भी होता है कि ज्योग्राफी में ही लोग दिखा देते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो खैर, हमें इस परसेंटेज पे तो नहीं पढ़ना है कि 25 आते हैं कि 30 आते हैं। जितने भी आएंगे उतने हम करेंगे, और हमारा तो पर्पज़ ये कि हम आपको होलिस्टिक रूप से पूरी तैयारी कवर कराएं। ठीक है। प्रश्न उठता है कि सर, आपकी जो एनवायरनमेंट की ये बुक सीरीज है, इसको कवर कर लें तो क्या हमारा एनवायरनमेंट 100% कवर हो जाएगा? तो नहीं होगा। आप में से कुछ बच्चे तो डर गए होंगे कि सर कम से कम कह ही देते कि हाँ हो जाएगा, इसमें कौन सी कौन हम आपका चेक करने आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, श्री आईएएस एकेडमी आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती। जो रियलिटी है वही हम आपको बताएंगे, ताकि 10 अक्टूबर को आप हम पर ब्लेम ना करें कि सर आपने तो कहा था केवल इसी से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो इससे नहीं आने वाला। इससे कितने % क्वेश्चन आएंगे? इससे केवल 50% क्वेश्चन आएगा। में भी हो सकता है 50% भी ना आए, 20% ही क्वेश्चन आएंगे एनवायरनमेंट की सीरीज से। यानी कि 15 दिन आप जो हमारे साथ ये एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, तो इसमें केवल और केवल आपके 15% चांस हैं क्वेश्चन आने के। प्रश्न उठता है कि इतना भी झूठ मत बोलो कि 15% ही आएगा। 15 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं आपको करंट में पढ़ा दूंगा, तो मैं इसे करंट में ऐड करूंगा, मैं इसे ट्रेडिशनल में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है। एक तो ये बात हुई।
दूसरी बात ये है कि आजकल इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई सॉल्व नहीं कर पाता। दुनिया की किसी भी किताब में वो क्वेश्चन नहीं दिया होता है फिलहाल, कब तक, जब तक यूपीएससी का प्री का GS1 का पेपर नहीं हो जाता। जो ही प्री का पेपर 10:30 11:30 बजे आपका हो जाता है, तुरंत 11:45 पे दुनिया की हर एक मैगजीन में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। रियलिटी है ये, आप समझना। तो वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि सर वो 10 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सॉल्व? तो वो 10 क्वेश्चन केवल और केवल वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिनको हम अपनी तरफ से ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। अब ट्रिक क्या है ये आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि हम आपको हर एक संडे एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि टोटल हम आपको 60 दिन में 8 वीडियो देंगे और इन 8 वीडियो में जो ट्रिक्स होंगी वो आपको ऑलरेडी 60+ पहुंचा देंगी बिना ज़्यादा दिमाग और बुद्धि लगाए। लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आप हमारी 60 डेज की लगातार सारी क्लासेस कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे केवल ट्रिक से तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। समझ रहे? तो इतनी बातें आपको समझनी। प्रश्न उठता है कि हमको ट्रिक मिलेगी क्या? सबको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, केवल ट्रिक उन्हीं को दी जा रही है। ऑलरेडी हमने प्रोमो वीडियो में बता दिया है, जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की फोटो हमें शेयर करेंगे कि हाँ वो वास्तव में इस बार का प्रीलिम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम पर्सनली एक लिंक शेयर करेंगे। जैसे कि संडे है तो इस संडे उनको एक पर्सनली लिंक एक शेयर हो जाएगी। आज का संडे नहीं, नेक्स्ट संडे 8 अगस्त का, ठीक है, तो उस दिन एक लिंक शेयर हो जाएगी, फिर 16 को एक शेयर हो जाएगी, फिर 24 को एक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी लिंक उनको आती रहेंगी। वो बार बार मैसेज ना करें हमें कि सर हमने तो आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, और ट्रिक रजिस्ट्रेशन आपका इसलिए बिल्कुल नहीं ले रहा कि आपका नाम कहेंगे कि हाँ हम प्रीलिम में आपको सिलेक्ट करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न कुछ है, ताकि वो ट्रिक कहीं आउट ऑफ ना हो जाए, ठीक है। बाकी आप भी समझदार हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ट्रिक अगर आपके अलावा किसी को भी मिल गई तो आप ही का घाटा है, मेरा थोड़ा ना घाटा है, एग्जाम आपको देना है, क्लियर। तो वो ट्रिक से होंगे क्वेश्चन, और जब ट्रिक से क्वेश्चन होंगे और फिर आपको हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो ये तीनों मिलकर आपको 100% बनाएंगे। फिर आपका एनवायरनमेंट का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। तो समझ गए, यानी कि इसको भी हमें करना जरूरी है, करंट भी करना जरूरी है, और हमें ट्रिक भी देखना है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक खुराफात आ गया होगा। वो खुराफात क्या आया होगा कि जब आप बोल ही रहे हो कि इससे 15% आएगा तो इसको मत करें हम। तो यकीन मानिए अगर आप इसको नहीं करेंगे ना तो करंट आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट में हम आपको क्योटो प्रोटोकॉल डिटेल में नहीं बताएंगे। करंट में हम आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करंट बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, रियो और सम्मेलन डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ सॉल्ट होगा। और वहाँ हम एक बात बोल देते हैं कि इसको हम इन्वायरमेंट पे पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इंटरलिंकिंग वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ना कि कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है। इतनी बातें डिटेल से आप समझ गए, तो अब ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक इम्पोर्टेंट चुने हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब एक चीज़ याद रख लेना, हमेशा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर मैंने कहा इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है ना, इसके बाद आप समझदार हो। तो क्या है इन्वायरमेंट का मतलब? आज जो हमारे टॉपिक हैं वो ये हैं कि आज हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ कवर करेंगे। हम आज आपको ये बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संगठन अस्तित्व में आए उनकी कहानी क्या है, उन सम्मेलन को क्या क्या कहा गया, उन सम्मेलन के क्या क्या प्रोविजन हुए, क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, और वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या होती है, और अनुकूलन ट्रस्ट निधि क्या होती है। कई बच्चे कहते हैं सर आप क्योटो या क्योटो होता है, आप उसे क्योटो क्यों बोलते हैं? क्योटो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं क्यूट वर्ड बड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मत जाइएगा, क्योंकि कई चीज़ें होती जो हमारे उसमें होती हैं, थोड़ा मैं तो आपको हंसी मजाक की तरह पढ़ाता हूँ ना। बिल्कुल अगर मास्टर बन के टीचर बन के पढ़ाऊँगा तो ना तो आप पढ़ने वाले और ना ही मैं आपको समझा पाने वाला, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कूल होके पढ़िए कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो हम ये टॉपिक आपको सारे कवर करेंगे। तो बिना देरी किए फिर से देखो बोल दिया, शुरू ही करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, पहले पूरी कहानी सुन लो तभी समझ में आएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1945 में, तो दुनिया के देशों में केवल 2 देश बचे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर।
यूएसए और यूएसएसआर जो ये देश थे, ये दोनों 19 से 92 तक कोल्ड वॉर में बिजी रहे। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है सर्दी में युद्ध नहीं लड़ा गया था। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि वहां पर किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, बल्कि विचारों की लड़ाई थी। मतलब तोपें चली नहीं, लेकिन तोपें बन जरूर गई। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोल्ड वॉर। एक खास बात ये थी कि जब विश्व इन दो ध्रुवों में बट गया तो सभी आपाधापी में आगे बढ़ने लगे। कोई कोई हथियार बना रहा तो कोई कोई हथियार बना रहा, कोई इंडस्ट्री को किसी तरीके से प्रमोट कर रहा तो कोई किसी तरीके से प्रमोट कर रहा। तो इस प्रमोशन से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब 2 दशक और 2.5 दशक जब बीत गए, यानी कि 25 से 20 वर्ष बीत गए, तब लोगों के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं कि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ नया प्लान करते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्लान क्यों करते हैं? ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो अमेरिका है, ये जो यूएसएसआर है, ये काफ़ी नैतिक है, मतलब ये अनैतिक नहीं है। जबकि पता होना चाहिए कि 100 चूहे जब बिल्ली खा गई तब हज पे जा रही है। मतलब इसका क्या हुआ कि लाखों लोगों को मार दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके 1945 तक इतना कार्बन भर दिया पूरी पृथ्वी में कि अपने आप एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया, और उसका आज भी हम परिणाम भुगत रहे। तो वही हुआ कि अब एक काम करते हैं कि कुछ दिनों के लिए अच्छे दिन ले आए। अच्छे दिन ना भी लाएं तो कम से कम नाम ही ले आए। तो उसी चीज की शुरुआत हुई 1972 में। पहली बार विश्व के जितने भी लोग थे सब आए कि बाबूजी हमें चाय पीनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चाय पिलाएंगे, एक काम करो सब लोग हमसे मिलो आके स्टॉकहोम में। ठीक है, अब आपको ये 2-3 चीज़ें बतानी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे कि स्टॉकहोम जो है वो किस कंट्री में है, कहाँ की सिटी है, किस देश की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें हम काफ़ी सारे आपको शहर बताएंगे, लेकिन सारे शहरों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, कि सभी के सभी शहर कहाँ पे हैं, किस देश में हैं। ठीक है, थोड़ा सर्च करेंगे, अच्छा लगेगा आपको भी। चाहते तो हम भी गूगल मैप कर देते, लेकिन थोड़ा आपको भी इसमें व्यस्त करेंगे। ठीक, तो आप ये बताइएगा स्टॉकहोम कहाँ पे। तो सभी देश आके स्टॉकहोम में आकर मिले। जब वहाँ मिले तो लोग बैठे, लोगों ने कहा भाई थोड़ी सर्दी वर्दी है, कुछ सोचा जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, चाय आपके लिए मंगाते हैं, लेकिन एक बात ये बताओ, चाय तो मंगा देंगे, आप इन्वायरमेंट के बारे में कुछ सोचने आए हो? इन्वायरमेंट के बारे में कोई नियम बनाने का प्लान है कि नहीं है? अरे छोड़ो ना यार, तुम भी इन्वायरमेंट की बातें अभी से करने लगे। चाय तो लेके आओ पहले। वो बेचारे चाय लिया है। जब चाय लिया तो बोले एक काम करो, चाय हमने देखो पी ली, बिस्किट भी खा लिए, 20 साल बाद बात करना। अभी अगर बात करोगे ना तो कोई फायदा नहीं। अभी तुम बस आए थे चाय देखने, तुम्हारी अगर चाय अच्छी है तुम चाय पी लिए। अब हमें ये लगा कि हाँ सच में तुम्हारी चाय अच्छी है, तो अब एक काम करते हैं 20 वर्ष बाद मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ब्राजील में मिलेंगे। किस शहर में मिलेंगे? रियो डी जेनेरियो में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो यहाँ पे चाय पिए ना उसका पैसा वहां पे देंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, चलो हम आपका इंतजार कर लेते हैं। 20 वर्ष में एक कप अगर चाय का आप पैसा दे रहे तो इससे बड़ी धन्य बात हमारे लिए क्या है। और फिर वही बात है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसके बालक हैं, तो बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो 20 वर्षों के बाद, इस कहानी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। आप तो आप रहे अच्छे नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इस चीज को समझना। 20 वर्ष के बाद 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में सभी लोगों को बुलाया गया। सभी लोगों का मतलब जितने भी ये लोग थे वो सभी वहां पहुंचे। और जब वहां पे पहुंचे तो क्या था बताइए? विश्व के सभी देश वहां पे पहुंचे। मैं बार बार बोल रहा हूं, विश्व के सभी देश वहां पहुंचे, मतलब इस भूमंडल में रहने वाले सभी लोग पहुंचे। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग वहां गए। क्या करने? चाय पीने। तो जब सभी लोग गए तो हमने क्या कह दिया? ये पृथ्वी का शिखर सम्मेलन है। यानी कि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, यानी कि ये अर्थ समिट है। समझ गए? रियो शहर में हुआ तो इसलिए हम इसे रियो सम्मेलन भी कह देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो, इतनी जब क्लियर हो गई तो एक नाम और बता देते हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या? जब 1992 में ये सभी मिले तो इस मिलने को क्या कहा गया? रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस।
सिंपल सी बात है, कॉन्फ्रेंस हम कहते हैं सम्मेलन। मिलने कौन आया? अलग अलग देश आए, तो अलग अलग देश को क्या कहते हैं? पार्टी। ठीक है, कहते हैं अरे अमेरिकन पार्टी आ गई क्या? हाँ हाँ आ गई साहब। इंडियन पार्टी? हाँ इंडियन पार्टी आ गई। अच्छा ब्राजील वाले साहब आ गए क्या? हाँ हाँ आ गए। अच्छा ब्रिटेन वाले, वो भी साहब आ गए, यानी कि सारी पार्टियां आ गई। अब ध्यान देना, कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी सारी आ गई, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहलाया। इसका एक नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। अब एक बात और ध्यान रखो, कॉन्फ्रेंस का वर्ड क्या होता है? सी, ऑफ का ओ, पार्टीज का पी, इसीलिए कई बार इसे हम कहते हैं कॉप। ठीक है, कहते हैं ना कॉप, आपने पढ़ा होगा, कॉप 14, कॉप 15, कॉप 16। अब यहां ध्यान दो, ये 1992 में था, पहली बार मिला था, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉप 1। समझ गए? अब जितनी बार मिलते जाएंगे उसको हम नाम देंगे कॉप 2, और आगे नाम देंगे कॉप 3, और आगे नाम देंगे कॉप 4। जब आप पेरिस सम्मेलन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कॉप 15, कॉप 16, कॉप 18। तो इसका कॉप का मतलब यही होता है। समझ गए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रियो डी जेनेरियो का मतलब रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज आपसे ये कहूँ कि अगर ये रियो लिखा है और रियो के आगे अगर हमने +10 कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? रियो का मतलब हुआ 1992, +10 का मतलब हुआ 2002, यानी कि 2002 में जो समिट होगा अब इसी से रिलेटेड, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियो +10 समिट। ठीक है, अगर हम इसी में 10 की जगह 20 कर दें तो 1992 + 20 कितना हुआ? 2012। यानी कि अगर हम ये कहें रियो 20 समिट है तो ये क्या समिट होगा? 2012 का समिट। इतनी बातें क्लियर हो गई? बस इतनी ही क्लियर करानी थी, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग वाली होती हैं। ठीक, अब जब रियो सम्मेलन हुआ, ठीक है ध्यान से सुनना, जब रियो सम्मेलन हुआ तो पहले ये बात बताओ, स्टॉकहोम सम्मेलन की चाय के पैसे बाकी थे, तो रियो में भी ये चाय पी रहे थे। तो जो चाय देने आए थे उसको पता था कि भाई साहब पिछली बार आप चाय के पैसे नहीं दे के गए थे और बोले थे 20 वर्ष बाद आएंगे, इस बार आपको चाय का पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दस्तावेज हैं उनको आपको जारी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं यार, पिछले वाले के पैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कुछ दस्तावेज ही कर देते हैं, तो तुम्हारी ये चाय पट्टी पुट्टा हो जाएगी। बोले हाँ पट्टी पुट्टा हो जाएगी। जब हमारी तुम्हारी चाय पूरी पट जाएगी, हिसाब बराबर हो जाएगा हमारा तुम्हारा, तो एक काम ये करते हैं कि हम जब नए एजेंडा और नए दस्तावेज जारी कर देंगे तो 1 कप चाय और पिला दोगे? वो बोले पिला देंगे। तो बोले ठीक है। फिर अब खाली बैठे हैं, सभी को बुला लिया, बेचारे मोदी जी यहाँ से परेशान होकर चले गए मास्क वास्क लगा के। उस समय कोरोना नहीं था, इमेजिन करो बस। ठीक है, मास्क वास्क लगा के पहुंच गए। ठीक है, शेख हसीना साहिबा पहुंच गई, सबके सब पहुंच गए। इमरान खान साहब जबकि चुनाव होने वाले फिर भी पहुंच गए। तो जब सब पहुंच गए तो सबने कहा एक काम करो, जल्दी जल्दी दस्तावेज जारी करो भाई, घर जाना है वापस, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव का भी तो ध्यान देना है। तो सब पहुंच गए। जब सबने दस्तावेज जारी किए तो 4 से 5 दस्तावेज उन्होंने जारी किए। पहला जो दस्तावेज था वो पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र जारी किया कि रियो घोषणा पत्र में हम ये शपथ लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट को हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम कई बातें और जाहिर करते हैं। पहला, दूसरा नंबर एजेंडा 21। एजेंडा 21 का क्या मतलब है, बात बताओ। ये 1992 में थे, तो इनको क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी के लोग। देखो 19वीं शताब्दी जब भी वर्ड आएगा तो वो 1801 से 1899 तक होता है। ठीक, जब 20वीं शताब्दी आएगा तो 1901 से लेके 1999 तक होगा। जब 21वीं शताब्दी आएगा तो कितना होगा? 2000 से लेके 2099 तक। अब बताओ एजेंडा 21 क्या हुआ? एजेंडा 21 हुआ कि सन 2000 जो हमारा शुरू होगा, उस सन से लेके 2099 तक, यानी कि 2099 तक हमें कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर आपसे सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछे कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। एजेंडा 21 किस सम्मेलन में निकला? रियो अर्थ सम्मेलन में। दूसरा इसका क्या नाम था? अर्थ समिट। तीसरा इसका नाम क्या था? कॉप 1। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखोगे। तीसरा इसमें जो फीचर अपनाया गया वो था वन सिद्धांत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मतलब क्या है कि इसी में पहली बार यूएनएफसीसी के गठन की बात की गई। ठीक है,
और वास्तव में यही फिर 1998 में उभर कर आया, उसे हम पढ़ेंगे अभी। पांचवी जो बात है वो है जैव विविधता पर कन्वेंशन। आप में से अधिकांश बच्चों ने पढ़ा होगा CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में करंट में हमने बहुत पढ़ाया, हालांकि इसमें भी आगे पढ़ाएंगे। ये एक बाध्यकारी संधि है और इसी में दो प्रोटोकॉल आते हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल में आइची लक्ष्य है, आइची लक्ष्य का मतलब 20 लक्ष्य। आइची क्यों? क्योंकि जापान में किए गए थे, तो इसलिए उसे आइची, जापान में 20 को आइची बोलते हैं, ठीक है। नगोया क्योंकि जापान का शहर है। तो CBD का संबंध किससे? UNFCCC से? नहीं साहब, CBD का संबंध किससे है? CBD से। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध है CBD से, ठीक है, ना कि UNFCCC का। छठा इसमें जो आया था वो था मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन UNCOD। आप में से कुछ बच्चों को इसके हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने इसको बता दिया। UNCOD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इस बार की प्रीलिम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे, तो एक एक बात याद रखना। इसमें भी जो बातें हैं वो भी बाध्यकारी हैं, तो इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, और ये भी बाध्यकारी है, ठीक है। और भारत अभी इसका अध्यक्ष रहा है पिछले 2 वर्ष पहले, ठीक है, तो इतनी बातें याद है। बात आती है कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य। UNFCCC जो है वो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था, मतलब काफी सारे लोग आए थे, 197 कंट्री, इसीलिए इनको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। वही बात अब रिपीट होंगी। UNFCCC के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे UNFCCC से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक बात, UNFCCC के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आदर्श बनाया गया। ओजोन की जो क्षरण होती है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, पता है ना? कौन है बताइए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो भी UNFCCC से जुड़ा है, ठीक है। जैसे कई बार बच्चों को क्या लगता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि CBD से संबद्ध है क्या क्योटो प्रोटोकॉल, या Annex 1 कंट्री से संबद्ध है क्या क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको पता होना चाहिए CBD से संबंधित नहीं है। CBD से कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक है। बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है। क्योटो एक शहर है, कहाँ का शहर है क्योटो? जापान का, ठीक है। तो क्योटो शहर में क्या है कि एक सम्मेलन बुलाया गया UNFCCC का, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें की गई, और जब वहां पे हो गया कि हम इतने उत्सर्जन में कटौती करेंगे, इतनी बातों को हम प्रतिबद्ध करेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्रतिबद्ध, कि हाँ हम इस बात को फॉलो करेंगे। कन्वेंशन का मतलब होता है प्रतिबद्धता नहीं, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले 2 साल बाद फिर मिलते हैं चाय की मतलब मेज पे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आते हैं। तो मराकस एकॉर्ड हुआ। मराकस कहाँ की सिटी है इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मराकस एकॉर्ड हुआ जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित था, और इसमें यह डिसाइड किया गया मराकस एकॉर्ड में कि साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR का मतलब, ठीक है। हमने अभी करंट में जिन बच्चों ने किया है करंट अफेयर्स 2 से 3 दिन पहले का, वहां पे हमने डिटेल में आपको बताया है कि CBDR क्या होता है, बट फिर भी बता देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से कह दो कि आप इंडस्ट्री अपनी पूरी बंद कर दो क्योंकि कार्बन ज्यादा एमिट हो रहा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी तक उतना एमिट नहीं किया जितना कि आप सब लोगों ने किया है, ठीक है। अगर आप इंडिया से कहना चाह रहे हो कि इंडिया बंद करो, तो इंडिया बंद कर सकता है, बशर्ते 2 रीजन पे। आप इंडिया को नए जो इंडस्ट्री हैं उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, आप इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए नए जो फ्यूल सिस्टम है उनसे वाकिफ कराएं। समझ गए? तो ये इसका मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आपने इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पीरियड पे प्रोडक्शन किया था या एमिशन किया था, उसका भी आप पैसा पे करेंगे। किनको? डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। एक क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए कि प्रोटोकॉल और कन्वेंशन क्या होती हैं। हालांकि अभी मैंने आपको बता दिया इनके मध्य डिफरेंस है क्या, कि कन्वेंशन औद्योगिकृत राष्ट्रों को हरित गृह गैसों को स्थिर करने हेतु प्रोत्साहित करता है, लेकिन प्रोटोकॉल उन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
मतलब क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो आप एमिट कर रहे हैं, उन एमिशन की दर को आप कम कर दो। बाबूजी एमिशन की दर को कम कर दो। अमेरिका बोला नहीं करेंगे, तो लोगों ने कहा ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल लेके आओ, करना ही पड़ेगा। समझ गए, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यानी कि प्रतिबद्धता का मतलब है आपको करना ही पड़ेगा, और स्थिर का मतलब है कर लेंगे। ठीक है, इतना परेशान मत हो, कर लेंगे। समझ रहे? अब प्रश्न उठता है हरित गृह गैसें क्या होती हैं? हरित गृह गैसें उन गैसों को कहते हैं जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हम आपको काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाएंगे, और जब ग्रीन हाउस गैसेस हम पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पे समझ जाना कि अच्छा मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। बट यहाँ अभी हम कुछ भी नहीं बताने वाले कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, कुछ भी नहीं बताने वाले, वो सब बताएंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये लाइन याद रखना। अभी हम आपको इसको एक बार कंपाइल भी करेंगे, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में यही होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, 3 देशों का मतलब Annex 1, Annex 2 और नॉन एनेक्स। Annex 1 का क्या मतलब है, Annex 2 का मतलब क्या है, Annex 3 का क्या मतलब है, इसे हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम आपको बेसिक और चीज़ें क्लियर कर दें। हमने आपको क्या बताया कि यूएनएफसीसी का गठन हुआ, और यूएनएफसीसी के गठन के बाद क्या हुआ कि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया वो उसी से सम्मत था, लेकिन उसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल होने के बाद मराकस में हमने एक एकॉर्ड साइन किया, और उस एकॉर्ड में हुआ CBDR, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब CBDR हुआ तो इसमें यह हुआ कि विकसित और विकासशील जो देश हैं उनके मध्य भेद किया जाएगा। तो प्रश्न उठा कि कैसे भेद करेंगे। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल ने उन सभी देशों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, और हर एक कैटेगरी को कह दिया ये Annex 1 है, ये Annex 2 है, ये Annex 3 है, या कहें नॉन एनेक्स है। Annex 1 देश उन देशों को कहा गया जो विकसित देश हैं, जो 1992 के समय OECD के मेंबर थे। यानी कि जैसे आप देख सकते हो बाल्टिक कंट्री जो हैं, जैसे लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ठीक है, रसियन जो फेडरेशन था, मतलब रसिया में जो जो शामिल थे, जैसे आज के कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री के लोग, ठीक है, लोग क्या देश, ठीक है, यूरोपियंस जो कंट्री हैं उनको, इन सबको शामिल किया गया Annex 1 कंट्री में। ठीक है, Annex 2 में उनको शामिल किया गया कि जो OECD के सदस्य देश तो हैं, बट उनकी जो इकोनॉमी है वो कभी ट्रांजिशन के फेज से नहीं गुजरी। ट्रांजिशन का फेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए इकोनॉमी उस समय उतनी इंप्रूव नहीं थी, बट अचानक से इकोनॉमी ग्रो की, अचानक से वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर से इकोनॉमी सामान्य हो गई। बात आती है कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो वो कम पैसा देंगे, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किए हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और नॉन एनेक्स कंट्री कौन कंट्री हुए? नॉन एनेक्स कंट्री वो कंट्री हुए जो विकासशील हैं, जो उपनिवेशिक आज़ादी के बाद आज़ाद हुए, जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा या क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ रहा, जैसे आपका मालदीव, मॉरिशस, या जो भी आइलैंड कंट्री हैं उनकी बात की जा रही। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे एक तथ्य और है कि इस श्रेणी के देशों को वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों की ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन कम करने संबंधी गतिविधियों में मदद करनी होती है। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जो Annex 1 कंट्री हैं या Annex 2 कंट्री हैं ये कम ज़्यादा करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, विकासशील देशों को पैसा देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, ताकि वो सही से काम कर सकें। ठीक है, तो अगर अब मैं मोटे तौर पर ये कहना चाहूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप समझ के CBDR यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। साथ ही मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई, क्या, एनेक्स कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें और देखना, वो क्या कि जब एनेक्स कंट्री के अंतर्गत इनको डिवाइड कर दिया गया तो प्रश्न उठा कि आप कैसे कम करेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी इंडस्ट्री को कल से बोलेंगे भाई आज से इंडस्ट्री में अपनी सारी बंद करते हैं, कल से हम रोड पे चने बेचेंगे। तो चना तो नहीं बेच सकते ना कि भुंजे वाले चना बेचेंगे, और भूंजेंगे कैसे, हाथ से ही भूंज लेंगे या धूप में डाल के भूंज लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, कभी भी इंडस्ट्री नहीं ओपन करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कई प्रोविजन किए गए कि भाई एक तो हम करते हैं उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता,
कि हम उत्सर्जन को कम से कम करेंगे, दूसरा लचीला बाजार तंत्र। तो ये दोनों क्या हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। उत्सर्जन जो कटौती प्रतिबद्धता थी वो वास्तव में विकसित देशों हेतु बाध्यकारी थी। विकसित का मतलब अमेरिका, बट अमेरिका तो अमेरिका है, क्या मानेगा? कतई नहीं मानेगा, ठीक है। या ब्रिटेन, तो नहीं माने ये लोग। दूसरा जो इसका प्रोविजन हुआ वो हुआ लचीला बाजार तंत्र, यानी कि हम क्या करेंगे, बाजार तंत्र को काफी लचीला बनाएंगे। बाजार तंत्र का मतलब क्या हुआ कि मान लो हम जो एमिशन करते हैं वो तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन हम जो एमिशन कर रहे हैं ना, इसका आप हमसे पैसा ले लो। जैसे कुछ बच्चे हैं जब मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, एक बार तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, हालांकि मैसेज क्या किया उसने अपने पिताजी को ही भेज दिया मेरे पास, और उनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन, मतलब दाल मंडी के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, मतलब तो आए मेरे पास कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। बोले आप जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा दे देंगे। मैंने कहा मैं पैसे हैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा तो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि अमेरिका जैसे देश थे, वो कहते हैं कि एक काम करो ना, मैं जो एमिशन कर रहा हूँ मुझे करने दो, पैसा लो, कितना चाहिए भाई, जितना पैसा लो, मुंह पर फेंकते हैं। विकासशील देश बोले तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उतना हम सब मिल के भी कर सकते हैं अरेंज, देना हो तो ईमानदारी से दो और अच्छे से दो, और जो दे रहे हो एहसान नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर। इससे पहले पूरी की पूरी पृथ्वी को आपने बर्बाद कर दिया है। यूएसए के जो राष्ट्रपति जो बाइडन बेचारे अपना सर नीचे करके वापस चले गए, बोले कि गलती हो गई प्रभु। बोले कि ठीक है अच्छा हम चलो पैसा देंगे, हम पैसा देंगे तो एक काम करो, क्योटो के लोगों यानी कि जापान के लोगों, आप अच्छा सा एक मैकेनिज्म बनाओ और हम उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो जापान के लोगों ने बोला अरे इस चीज में तो नंबर 1 है, हम बनाते हैं। तो उन्होंने 3 तरीके बताए बाजार तंत्र के, कि आप 3 तरीके से किसी को पैसा दे सकते हो। पहला तरीका अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, मतलब एक व्यापार ही कर लो कि भाई हम इतना कार्बन एमिट करते हैं तो तुम करो इतने पेड़ उगा लो अपने यहाँ, और उस पेड़ उगाने का पैसा तुम हमसे ले लो, तुम्हारे यहाँ ग्रीन रहेगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री रहेगी। तो ये एक तरीका मिला। दूसरा स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र का मतलब कि हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसा किस में इन्वेस्ट करें, जो नई टेक्नोलॉजी है या जो नए खनन के क्षेत्र हैं, या कहें कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो गैर परंपरागत हैं उसमें करें। और तीसरी बात है संयुक्त क्रियान्वयन। अगर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी ना तो ऊपर वाले दोनों धंधे बंद कर देंगे और मिल के फिर हम भी फैक्ट्री बंद करेंगे, तुम भी फैक्ट्री बंद करना, दोनों लोग रोड पे थाली लेके तबला बजा के बढ़िया भीख मांगेंगे। तो जो बाइडन ने कहा ठीक है हम राजी हैं, जापान के लोगों ने भी कहा कि ठीक है हम राजी हैं। तो जब राजी हैं तो शुरू हुआ क्या, कार्बन व्यापार। कार्बन व्यापार का मतलब क्या होता है कि कार्बन हाथ में लेके बोलते थे जो बाइडन, कार्बन ले लो कार्बन ले लो कार्बन ले लो, ऐसा तो नहीं बोलते थे। कार्बन व्यापार का मतलब ये होता है कि अमेरिका जितना कार्बन एमिट करेगा, मान लो अमेरिका ने 100 कार्बन एमिट किया, 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट कार्बन एमिट किया। क्योटो के या जापान के लोगों ने कहा कि भाई एक कार्बन एमिट करने का हम आपसे 100 रुपए लेंगे, ठीक है, एक 100 रुपए, ऐसे आपकी दिक्कत आ जाएगी, 100 रुपए में ही एक कार्बन एमिट करने का हम 1 रुपए लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने 100 कार्बन एमिट की तो इनको कितने रुपए देने पड़े, 100 रुपए देने पड़े। किनको, विकासशील देशों को। किस लिए, कि आप एक काम करो मेरे बदले में आप पेड़ लगा दो। सिंपल सी बात है कि मेरे बदले में आप पेड़ लगा दो। तो लोगों ने कहा ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्बन व्यापार। इन्होंने कार्बन किया, इन्होंने कार्बन की जगह पेड़ उगाया, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन वो की, उन्होंने कार्बन किया तो इन्होंने ऑक्सीजन इससे खरीद ली, ठीक है। चलिए, हालांकि कार्बन व्यापार से संबंधित क्योटो यूनिट का आदान प्रदान एनेक्स 1 देशों के मध्य ही हो सकता है, यानी कि एनेक्स 1 जो कंट्री है वो आपस में इस चीज का व्यापार करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है। अगर इन 4, अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत से जापान के लोग इतने फॉर्मूले बनाए कि हाँ हमने एनेक्स 1 कंट्री में भी बांट दिया, हमने कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले आए, हम बाजार तंत्र भी ले आए, ठीक है, हम इसमें स्वच्छ विकास तंत्र भी ले आए। अब फिर भी अगर आप नहीं मानते हो तब तो भाई फिर आपको कौन समझा सकता है। उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता ले आए। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे तो बोले दंड की व्यवस्था हम देंगे, ठीक है।
जब ये बातें हो गई क्योटो में, तो आगे चलकर 2007 में फिर से एक नया सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं बाली सम्मेलन। इसे बाली में बुलाया गया। बाली कहाँ पे है, इस सिटी का भी आप नाम बताना, ठीक है। अब आप साउथ ईस्ट एशिया की ओर, ऐसे आप पूरा मैप घूम जाओगे कि साउथ ईस्ट एशिया अच्छा यहाँ पे था, ठीक है। 2007 में जब ये हो गया तो इसमें कुछ खास नहीं निकला। इसके बाद 2009 में फिर 2 वर्ष के बाद बुलाया गया कोपेनहेगन में। वहाँ पे भी कई सारी बातें हुई और बातों में कुछ बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कोपेनहेगन एकॉर्ड आया। एकॉर्ड का मतलब एक तरीके का घोषणा पत्र आया और इसमें गैर बाध्यकारी प्रोविजंस को अपनाया गया कि ये बाध्यकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के मध्य असमंजस हो गया। COP15 एक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौते का रूप ही नहीं ले पाया। मतलब विकसित बोले कि हम इतना देंगे, विकासशील बोले हमें इतना चाहिए, तो आपस में लड़ाई हो गई। तो इसीलिए COP15 जो था उसमें कुछ एक बेहतरीन डिसीजन नहीं आ पाया। अब आप समझ गए COP15 का मतलब क्या हुआ, ये 15वीं बार मिल रहे हैं। लेकिन हम आपको एक एक वो नहीं दिखाएंगे कब कब कौन कौन मिला, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछती आपसे, ठीक है। और इसी कोपेनहेगन एकॉर्ड में या कहें कोपेनहेगन सम्मेलन में कुछ फीचर आए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर था REDD प्लस। REDD प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। REDD प्लस का मतलब होता है रीफॉरेस्टिंग। जो हमारे यहाँ जंगल तबाह हो गए हैं, उन जंगलों को फिर से पुनर्वनीकरण किया जाए, उन जंगलों को फिर से लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। दूसरी बात है, कॉप के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया कोपेनहेगन के अंतर्गत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक प्रौद्योगिकी तंत्र, जैसा कि मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल में बताया भी था कि जब हम स्वच्छ विकास तंत्र की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड है कि आप एक किसी प्रौद्योगिकी तंत्र की भी बात करेंगे। और जब ये सारी बातें हो गई, 2007 की पूरी घटनाएं घट गई, तब अगला सम्मेलन फिर बुलाया गया, जैसे COP16 कहते हैं, कानकून समझौता। कानकून वास्तव में मैक्सिको का एक शहर है, ठीक है। और इसमें डिसाइड किया गया कि जो विकासशील देशों में प्रोजेक्ट हैं, प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज हैं, अन्य कार्यों के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारा का सारा पैसा ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से मिलेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देना कि कोपेनहेगन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड का विचार आया था, उसे मूर्त रूप मिला था कानकून में। आपसे क्वेश्चन सामान्य तौर पर ग्रीन क्लाइमेट फंड पर जरूर पूछेगा, क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी पे पूछ चुका है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ये क्या है। ये एक 24 सदस्यों के ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा शासित होता है, जो कि एक ट्रस्ट से संबंधित है, ठीक है। इसमें लोग पैसा देते हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जब ये सम्मेलन मराकस हो गया तो आगे चलकर डरबन सम्मेलन बुलाया गया, अफ्रीका में है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल, जो बाली एक्शन प्लान, जो कानकून समझौता, इन सब को एक बार रीचेक किया गया कि भाई हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो भी सम्मेलन बुलाए, ठीक है, चाहे बाली हो, चाहे कानकून हो, चाहे कोपेनहेगन हो या फिर डरबन हो, इनमें हमने क्या क्या किया उस पर तो एक बार बात कर लो। तो इन्होंने कहा ठीक है, उस पर बात करते हैं। और जब बात इन्होंने की तो ये समझ में आया कि अरे भाई हमने इसमें एग्रीकल्चर को तो क्लाइमेट के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया। मतलब कि हम जब एग्रीकल्चर करेंगे और एग्रीकल्चर से जो मीथेन एमिट होती है या अन्य जो ग्रीन हाउसेज गैसेस एमिट होती हैं उनको काउंट नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर को भी शामिल करो। क्यों? क्योंकि यूएसए जैसे जो कंट्री हैं वहाँ एग्रीकल्चर बड़े बड़े फॉर्म में होती है और उससे जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन है या एमिशन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, जो कि ऑलरेडी क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है। और आगे चलकर कानकून करार के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है उसकी वास्तविक स्थापना इसी सम्मेलन में की गई। अब आप समझ गए कि वास्तव में आया कहाँ से था जो ग्रीन क्लाइमेट जो फंड हमने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, और कहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कानकून समझौता, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की बात हुई, ठीक है। डरबन में इस पर फिर से चर्चा की गई, क्लियर। और लेकिन ये आया कहाँ पे था? ये आया वास्तव में था कोपेनहेगन में,
ठीक। लेकिन वास्तविक इसको आकार मिला हमें किस पे बताइए, अभी हमने बताया कानकून में, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तब 2011 के बाद जो सम्मेलन हुआ उसे बोलते हैं दोहा सम्मेलन। ये जलवायु वार्ता की विशेषता ये रही इसकी कि अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित निर्धन देशों की मदद करने के लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं जताई। बोले हम पैसा ही नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, हम क्यों इन गरीबों की मदद करें, हम कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते, हम इन चीज़ों से दूर हैं। खासतौर पर अमेरिका इसमें नंबर 1 पे था। तो हुआ यही कि जो क्योटो प्रोटोकॉल बना, जो कि एक बाध्यकारी समझौता था, उस पर फिर से विचार विमर्श होने लगा। और ये हुआ कि आगे हम क्या करें, भाई अमेरिका मान नहीं रहा, अमेरिका को हमें मनाना है, और मनाने के लिए विनती तो कर नहीं सकते, तो विनती करने के लिए करना क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बार फिर से बात करते हैं और कहते हैं जो विकसित देश हैं, जो हरित गृह गैस की उत्सर्जन कर रहे हैं, वो अपनी मात्रा में कटौती करें और क्योटो प्रोटोकॉल की उस प्रतिबद्धता का पालन करें। और जब वो पालन करेंगे तो हमारा जो ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है वो अच्छे से उपयोग में लिया जा सकेगा। साथ ही इसमें ये भी डिसाइड हुआ दोहा सम्मेलन में कि एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी क्योटो प्रोटोकॉल की एनेक्स 1 कंट्री में जोड़ेंगे। एनेक्स 1 कंट्री कौन कंट्री, वो कंट्री जो OECD के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, रशियन फेडरेशन वगैरह, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। और साथ ही बाल्टिक कंट्री। जब इतनी बातें आपने पढ़ ली तो इसमें जो REDD+ आया था, इसको याद नहीं रखना है आपसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की बजाय उस पर स्वनियंत्रण करने की बात की। मतलब कि जो हम पुनर्वनीकरण करेंगे, इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं भाई आपको वन लगाना ही लगाना है, अगर वन नहीं लगाओगे तो हम आपको फांसी पे चढ़ा देंगे, अगर आप वन नहीं लगाओगे तो हम आपको एक पेड़ से ऑक्सीजन ही नहीं लेने देंगे। ऐसा नहीं था। इन्होंने कहा कि देखो भाई, वन लगाना सबकी जरूरत है, सबकी आवश्यकता है और सभी को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो एक काम करो ना, आप यही बोल दो कि हमारी मर्जी होगी तो वन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप यही कर लो। और यही करने के लिए कहा गया आप स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था को अपनाएं, ठीक है। जब इतनी बातें सारी हो गई, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बन गया, एनेक्स 1 कंट्री एनेक्स 2 कंट्री को मनाने और ना मनाने के प्रोविजन भी हुए, तब ये भी हुआ कि हमने केवल और केवल जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया वही सब कुछ हमें नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना चाहिए था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 1991 का जब रियो अर्थ समिट होने वाला था, उसके 1 वर्ष पहले वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब के प्रोजेक्ट के साथ में वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा यानी कि ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, उसका गठन किया। और इसमें ये कहा कि हम जितना भी जो पैसा है जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको हम पैसा फंड करेंगे, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबद्ध लोगों को हम पैसा फंड नहीं करेंगे, यानी कि ओजोन से संबंधित हम पैसा नहीं प्रोवाइड करेंगे। साथ ही उन देशों जिनकी इकोनॉमी संक्रमण के दौर में है और जो प्रोटोकॉल के लक्ष्य के क्रियान्वयन को समर्थित करते हैं उनको भी हम पैसा देंगे। यूपीएससी ने आपसे लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत किन किन कन्वेंशन को पैसा मिलता है। तो मोटे तौर पर 5 कन्वेंशन है। CBD है जो कि आपको पता है रियो अर्थ समिट से आई, UNFCCC है, ये भी रियो से आई, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि POPS, ये भी ठीक है, स्टॉकहोम आपको पता है, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD और मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। आपको इन्हीं में से कोई 4 नाम देता है और पूछता है कि इनमें से कौन कौन है, तो आप बताएंगे साहब सभी विकल्प इसके सही हैं। चाहे CBD की बात कर लो, चाहे UNFCCC की बात कर लो, चाहे POPS की बात कर लो, चाहे UNCCD की बात कर लो, चाहे मिनीमाटा की बात कर लो, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे लास्ट आता है LDCF। LDCF का क्या मतलब होता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री फैसिलिटीज। जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना, ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, ग्रीन कह रहा हूं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा।
उन क्षेत्रों एवं संसाधनों की सुभेद्यता को कम करता है जो विकास एवं उत्तरजीविता के मुख्य केंद्र होते हैं, जैसे जल, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम एवं निवारण, अवसंरचना एवं नाजुक जो पारितंत्र हैं उनके लिए LDCF का गठन किया गया। और ये क्या करता है, अकेला एक मौजूदा निधि है जो नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी के लिए भी फंड प्रोवाइड कराता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में हम आपको कवर कराएंगे। लास्ट इसमें जो एक निधि है और आज का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है अनुकूलन ट्रस्ट निधि। पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में आएगा, अनुकूलन का क्या मतलब। एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में अनुकूलन उसे कहते हैं जहां पर कोई भी जीव या कोई पादप प्रजाति को रहने के लिए वो सभी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं, या कहें कि जो उन परिस्थितियों में पूरी तरह से ढल जाता है। सिंपल सी बात है, आप में से कई सारे बच्चे हैं अपने घर में कपड़े भी नहीं धोते होंगे, कई सारे बच्चे आज तक अपने घर में बर्तन भी नहीं मांजे होंगे, बट आप में से अधिकांश बच्चे जब दिल्ली, बेंगलोर या देश के अलग अलग सिटीज़ में अपने घर से बाहर गए होंगे तो कपड़े तो छोड़ दीजिए, बर्तन तो छोड़ दीजिए, और भी सारे काम आपको खुद से करने पड़े। पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाया, सब कुछ किया। जो राजा महाराजा के शौक थे वो सारे खत्म हो गए। धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ गई। जब आप घर गए तो घर आपको उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको 5 साल पहले लगता था। क्यों? क्योंकि अब आपका जो एडॉप्टेशन है, जो आपका अनुकूलन है, वो दूसरी सिटी के अनुकूल हो गया। ठीक है, तो अनुकूलन ट्रस्ट निधि का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल उन्हीं प्रोजेक्ट और उन्हीं प्रोग्राम के लिए पैसा देना जो वहां के देश करना चाह रहे हैं। ठीक है, खासकर वे विकासशील देश जो जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव के प्रति सुभेद्य हैं। ठीक, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला आता है 2014 में लीमा सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आर्टिकल आता है 2015 का पेरिस क्लाइमेट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको अपने अगले पार्ट में पेरिस सम्मेलन से आगे की कहानी को बताएंगे और बताएंगे कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें किस तरीके के प्रोविजन आए और उनको कैसे पूरा करने की बात की गई। तो आज आपने हमसे काफ़ी सारी बातें या काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उन चीज़ों को एक बार हम समराइज आपके लिए करा दें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पहली बात जो हमने आपको बताई थी वो क्या, रियो अर्थ समिट। हालांकि उससे पहले भी हमने आपको बताई थी 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर रियो अर्थ समिट, फिर हमने आपको बताया था रियो में हमने कई सारे प्रोविजन अपनाए थे जिसमें हमने CBD को अपनाया था, पता है ना आपको, UNFCCC को हमने अपनाया था, और हमने इसी में क्या किया था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, इसको भी अपनाया था। साथ ही हमने इसमें किसे अपनाया था, UNCCD को अपनाया था। क्लियर, इतनी सारी बातों को हमने अपनाया था। और भी 2-3 बातें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब UNFCCC की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबद्ध है, इसी से क्योटो प्रोटोकॉल संबद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे प्रोविजन हैं जिसमें CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें हमने Annex 1, Annex 2, Annex 3 कंट्री की बात की। साथ ही हमने क्या देखा, और हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा इसमें एक और रियो में, वो है एजेंडा 21। ठीक है, इसमें हमने क्योटो में एक जो बात देखी वो क्या था, स्वच्छ विकास तंत्र था, लचीला बाजार तंत्र था, और हमने इसमें एक और बात थी वो ये उत्सर्जन कटौती की प्रतिबद्धता। क्लियर, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इसके बाद कई सारे सम्मेलन हुए जिसमें मराकस एकॉर्ड है, जिसमें कानकून है, ठीक है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कोपेनहेगन है। क्लियर, कोपेनहेगन हो, कानकून हो, कानकून जो समझौता है उसी के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड आया जो कि फंड प्रोवाइड कराता है। फिर हमने पढ़ा वैश्विक एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, यानी कि एक तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें 5 चीज़ों को फंड किया जाता है। किसको, पॉप्स को किया जाता है, ठीक है, मिनीमाटा को किया जाता है, UNCCD को किया जाता है, CBD को किया जाता है। क्लियर, इन सबको यहाँ पे पैसा इस चीज़ के लिए फंड किया जाता है। क्लियर, अब एक यहाँ पे और आपका रह जाता है, एक कहाँ रह गया, मैंने 5 ही तो बताया था, 5 के 5 तो हो गए। पॉप्स हो गया आपका, CBD हो गया आपका, UNFCCC हो गया आपका, ठीक है, और आपका क्या हो गया, मिनीमाटा जो कन्वेंशन है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। ठीक है, तो 5 ये हो गए, यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा
LDCF यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री फैसिलिटीज़, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है। अब हम आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट है उससे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डे 1 की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपको ये भी पता चल गया कि हम यहाँ पे आपको 15% पढ़ाएंगे, 15% इससे आएंगे, बाकी आपका जो 80% क्वेश्चन है वो ऑलरेडी करंट में कवर होगा, और जो उसमें 5% बचता है वो क्वेश्चन आपका ट्रिक और टैक्टिक्स से सॉल्व होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि डे 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।